हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी आपके दृष्टिकोण से अच्छी चल रही होगी। जैसा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप लोग जरूर पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नृत्य कला यानी कि भारतीय कला संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य के संदर्भ में। हमने नृत्य कला के और संगीत कला के बारे में इस पिछली कुछ कक्षाओं में चर्चा की है। उसी में आज हम लोग बात करेंगे नृत्य कला को लेकर के। विशेषकर उस नृत्य कला में बात कर रहे हैं हम लोग आज लोक नृत्य, यानी कि आम जनता के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न जो पक्ष होते हैं, खुशहाल पक्ष होते हैं उनके दैनिक जीवन से संबंधित, उसको लेकर के आम जनता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अपना एक विशेष नृत्य का आयोजन करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं, अपने खुशहाल पक्ष को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऐसी दृष्टिकोण से एक नृत्य परंपरा, एक नृत्य की जो श्रृंखला है वो विकसित हो गई भारत में, और उसको लेकर के हम लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं कि आगे भी ये परंपरा लोगों को पता चले, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। इसीलिए यूपीएससी के सिलेबस में भी इसको एक तरीके से मेंशन किया गया है, कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य को। ठीक है ना? तो इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, मैं उस पर भी आपको चर्चा कर देता हूँ। ध्यान रखना एवरीबॉडी कि इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर आपके लोक नृत्य जो हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये देखिएगा कि ये बहुत सारे लगभग 40 के आसपास लोक नृत्य हैं जो भारत में प्रचलित हैं। इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है। ये सभी आपके लोक नृत्य हैं। छऊ है, गरबा है, घूमर है, डांडिया है, कालबेलिया है, भांगड़ा है, गौरमारिया है, अलकाप है, बुर्रकथा है, ठीक है ना, बिहू है, पदियानी है, कर्मनाच है, राउत नाच है। ये तमाम तरह के नृत्य हैं और आज हम इन सब में सभी तरह के इन नृत्यों के बारे में विशेष तौर पर चर्चा भी करेंगे और यहाँ से मैं बात करूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है ना? और उसी के दृष्टिकोण से आगे हम क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी छात्रों तक इस कक्षा की जानकारी मिल जाए और सभी छात्र इस कक्षा का लाभ उठा सके। ठीक है? खासकर उन लोगों के लिए जहां तक जिन लोगों के पास में एक अच्छी क्लास का कंटेंट अवेलेबल ना हो, तो उनको फायदा मिल जाएगा। आप लोगों को दुआएं ही देंगे वो। ठीक है? तो बात आती है यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहली बात तो यह है कि यहां से क्वेश्चन बनने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो है आपके नृत्य यानी कि लोक नृत्य और इससे संबंधित राज्य या क्षेत्र। ये आपके एक पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई मैचिंग में क्वेश्चन करा लिया जाए कि कौन सा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसलिए इसके बारे में, इसके राज्यों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपका यहां से और क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला तो ये हो गया, दूसरा किसी खास नृत्य की कोई विशेषता, विशेषता को लेकर के, वो खास विशेषता क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के 2 या 3 लाइन किसी भी नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक नृत्य का 2 या 3 लाइन में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक, कौन सा राज्य है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहीं से संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। और ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य की परंपरा जो है ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक
परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट है। इसका मेंस में ना के बराबर कोई योगदान है। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, मेंस में ना के बराबर कोई योगदान। तो चलिए हम इस सभी टॉपिक को एक एक करके चर्चा करते हैं, और उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं दे देता हूं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। सूचना यह है कि आपका हिंदी का बैच नंबर 5 अप्रैल में 2025 और 2026 को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। 2025 और 2026 को ध्यान में रखते हुए आपका स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी और शाम को 6 बजे का ये बैच है। एवरीबॉडी इवनिंग 6 PM, और आपका 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपकी एक्चुअल फीस तो 70,000 है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करें प्रॉपर तरीके से, तो आप एम के लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी जो फीस होगी वो 29,999 रुपए होगी। और ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को 18 किताबों का कंप्लीट सेट मिलेगा, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तमाम तरह की जितनी भी किताबें हैं 18, वो सभी की सभी आपको मिल जाएंगी। यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा किताबें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना खरीदने की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो हम लोग 4 चरणों में आपका तैयार करवाएंगे। यानी कि पहले आपका फाउंडेशन तैयार करेंगे, सबसे पहले 13 महीने का, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, और उसके बाद साक्षात्कार, यानी प्री और मेंस और इंटरव्यू। तीनों के लिए अलग अलग सेशन होंगे, और इनके लिए आपका अलग से कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि इन क्लासेस में ये क्लास तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ के साथ आपका इसमें टेस्ट सीरीज भी चलेगी। यानी कि पहले आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद जो एग्जाम हो उसके लिए फाइनल टच देते चले जाइए, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से। समझिएगा, टेस्ट सीरीज, क्लास, डिस्कशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना। फाउंडेशन में तो जो सब कुछ मिलना है मिलना ही है, आपको मटेरियल भी मिलना है। ठीक है ना, आपको बुक्स भी मिल रही हैं, आपको मेंटर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करता रहेगा। ठीक है ना। सबसे ऊपर तो मैं हूं ही, तो मेरे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। ठीक, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसका बेनिफिट डिस्काउंट के तौर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ मेरा आप लोगों को सानिध्य भी प्राप्त होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका टेलीग्राम का बारकोड, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं लोक नृत्य के बारे में। तो यहां पर मैंने ध्यान रखिएगा, एक तरफ लोक नृत्य और उनके संबंधित राज्य यहीं पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गुजरात लिखा है, लेकिन यहाँ डांडिया के नीचे कुछ नहीं लगा, क्योंकि डांडिया भी आपके गुजरात, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रचलित है, सेम है, इसलिए नहीं लिखा। अब मैं इनके बारे में एक एक दो दो लाइन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का मतलब होता है छाया, यानी कि एक तरीके से परछाई टाइप की। ठीक है ना, छाया। और यह नृत्य, ध्यान रखना, एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, यानी कि मुखौटा टाइप का पहन करके इसमें नृत्य किया जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों में प्रचलित है। कुछ कथाओं में ध्यान रखना, इसे कुछ जगह पर सर्प नृत्य भी कहते हैं, कुछ जगह पर इसको सर्प नृत्य भी कहा जाता है, या इसके लिए मोर नृत्य भी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मोर नृत्य भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि यह पौराणिक कहानियों को सुनाने की एक युद्ध संबंधी नृत्य शैली है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जिससे सर्प नृत्य या मोर नृत्य के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक, और यह बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, 3 राज्यों में प्रचलित है। एक चीज, झारखंड में इसे, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में इसके तीनों के तीनों जगह पर अलग अलग नाम भी हैं।
ध्यान रखना। झारखंड में इसे सरायकेला छऊ कहते हैं, सरायकेला छऊ कहते हैं। उड़ीसा में इसे मयूरभंज छेलक कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में कहा जाए तो इसे पुरुलिया छऊ कहते हैं, पुरुलिया छऊ कहा जाता है, ये कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है, अमूर्त विरासत में शामिल है। छऊ नृत्य। ओके, गरबा आप जानते ही हैं, गरबा की खास बात है एवरीबॉडी, तो आप लोग अच्छे समझते होंगे। गरबा हुआ और डांडिया हुआ, ध्यान रखना, ये दोनों आपके गुजरात से संबंधित हैं। और गरबा का जो नृत्य किया जाता है वो नवरात्र के समय में किया जाता है, नवरात्र में, यानी कि जब नवरात्र शुरू होते हैं, खासकर जो शारदीय नवरात्र हैं, उस समय इसका विशेष तौर पर आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। सारी महिलाएं गोलाकार रूप में इकट्ठी होकर के डांडिया 2 लकड़ियों से बजाते हुए गाते हुए निकलती हैं, लयबद्ध होते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है ना। और विशेष तौर पर गरबा, इसमें डंडियों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो डांडिया होता है इसमें बाकायदा डंडियों का प्रयोग किया जाता है। गरबा में डंडियों का प्रयोग ना के बराबर होता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से गोलाकार रूप में दीपक जला करके अपना नृत्य का आयोजन करती हैं। जबकि इसमें डांडिया मतलब यहां पर आपकी डंडी का प्रयोग किया जाता है, जो छड़ी होती है, 2 छड़ियां पकड़ करके नाचते गाते हुए अपना इसको करती हैं। इससे बेसिकली दुर्गा और महिषासुर के बीच का छद्म युद्ध माना जाता है डांडिया को, ध्यान रखना। इसे दुर्गा एवं महिषासुर के बीच का छद्म युद्ध माना जाता है, छद्म युद्ध माना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है घूमर या गणगौर। घूमर या गणगौर आपके राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य भी आपके राजस्थान का है, ठीक है ना। घूमर या गणगौर जो है, ध्यान रखना, ये आपके जो भील जनजाति है, भील जनजाति, उसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा इसे किया जाता है, यानी कि विशेष चक्कर लगाते हुए घूमना। घूमर मतलब विशेष चक्कर लगाते हुए घूमते हुए नृत्य करना, यह उनकी परंपरा। कालबेलिया ये भी आपके राजस्थान की है। कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का एक समुदाय है, कालबेलिया समुदाय, उसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भावमय लोक नृत्य है, वेशभूषा और सारी चीजें वही होती है। कालबेलिया बेसिकली यह नागा, एक प्रकार का नागा समुदाय की तरह है, इसीलिए इसमें जो वेशभूषा होती है वो ध्यान रखना, वो नाग के रूप में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नागों के समान उनकी जो वेशभूषा नृत्य है वो नागों के समान होती है, ठीक है ना। सपेरों के द्वारा बजाया जाने वाला आपका जो कहा जाए कि बीन है, वो इसका विशेष तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, ये भी आपके 2010 में यूनेस्को की विरासत में शामिल है, कि विरासत में ये भी शामिल है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन कौन सा नृत्य यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। एक ये और दूसरा आपका छऊ नृत्य, ये दोनों के दोनों। एवरीबॉडी इट इज क्लियर। चलिए अगला देखा जाए तो अगला है आपका तरंग मेल। ये गोवा का लोक नृत्य है। कहां का? गोवा का लोक नृत्य है, और इसे ध्यान रखिएगा दशहरा और होली के उत्सव पर मनाया जाता है। दशहरा और
होली के समय इसका आयोजन होता है। होली के समय इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें विभिन्न प्रकार के इंद्रधनुषी रंग की वेशभूषा पहनी जाती है, यानी रंग बिरंगे कपड़े पहन करके इसको किया जाता है। तभी तो तरंग है। तरंग मतलब हर तरह का रंग, एक तरीके से मान के चलिए इंद्रधनुष जैसी ड्रेस रंग बिरंगी। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला है चारवा, ये हिमाचल प्रदेश का है और ये आपका ये भी दशहरा के समय ही आयोजित किया जाता है। दशहरा के समय इसका भी आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। भांगड़ा या गिद्धा ये पंजाब का है, ये आप जानते हैं। भांगड़ा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये तो आप लोग अच्छे से समझ ही सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसमें विशेष अंतर समझ लीजिए। भांगड़ा जो होता है मूलतः पुरुषों के द्वारा होता है, मूलतः पुरुषों के द्वारा, और गिद्धा जो होता है मूलतः महिलाओं के द्वारा। यानी कि भांगड़ा का स्त्री रूप है, महिला रूप है गिद्धा, यानी कि गिद्धा भांगड़ा का महिला संस्करण माना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। और रासलीला में क्या होता है, कुछ नहीं, कृष्ण और राधा की जो परंपरा है उसका एक तरीके से उनकी प्रेम कहानियों का मंचन किया जाता है। प्रेम कहानियों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जाती है, नृत्य करते हुए सारा का सारा कंसेप्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया। दादरा, दादरा भी क्या है, दादरा, दादरा आपके एक तरीके से मान के चलिए कि आपकी नृत्य और संगीत की उपशास्त्रीय शैली है। ये नृत्य और संगीत की उपशास्त्रीय शैली है उत्तर प्रदेश की, नृत्य संगीत की। दादरा एक प्रकार से अर्धशास्त्रीय उपशास्त्रीय कह सकते हैं। विशेष तौर पर यह दरबारी नृत्य है। विशेष तौर पर कैसा है, यह दरबारी नृत्य है और लखनऊ के क्षेत्र में ज्यादा फेमस है, लखनऊ के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो जितना ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैं यहां पर नोट करा रहा हूं उतनी ही काम की चीजें हैं मूलतः। बाकी आपके राज्यों के नाम और इतने जो पॉइंट लिखे हैं इतना ही आपके एग्जाम में आपके आ सकता है, उससे ज्यादा आपको करने कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो नृत्य है लोक नृत्य जावरा, मध्य प्रदेश। जावरा यह मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जो इलाका है, यूपी में भी पड़ता है। बुंदेलखंड यूपी का हिस्सा भी कहलाता है और एमपी का हिस्सा भी कहलाता है। वहां पर यह काफी ज्यादा प्रचलित है, विशेषकर फसल कटाई के समय। फसल कटाई के समय का नृत्य माना जाता है, ठीक है ना। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं, स्त्रियां सिर पर ज्वार की टोकरी लेकर के नृत्य करती हैं। ज्वार की टोकरी रखकर नृत्य करती हैं, इसीलिए इनको जावरा कहा जाता है। और उसकी टोकरी को लेकर के संतुलन बना रखना होता है, सारी चीजें होती, ठीक है ना। उसी प्रकार से मटकी मालवा, यह भी उसी तरीके का एक नृत्य है, यानी कि इसमें भी स्त्रियां मूलतः सिर पर मटके रखकर संतुलन बनाकर, संतुलन के साथ नृत्य करती हैं, संतुलन के साथ, यानी कि एक के ऊपर एक कई सारे मटके रख लिए जाते हैं ऊपर और उनका संतुलन बनाते हुए आड़ा टेढ़ा हर तरीके का नाच किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए तो गौरमारिया छत्तीसगढ़। गौरमारिया छत्तीसगढ़ का एक इलाका है, बस्तर का इलाका, बस्तर का क्षेत्र है, वहां पर यह काफी ज्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है, एक जानवर है बाइसन, बाइसन के
जो सींग होते हैं उन सींगों को लगा करके नृत्य किया जाता है, यानी कि उन सींगों को अपने सर पर बांध लिया जाता है और उसके बाद नृत्य किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से ये एक प्रकार का जनजातीय नृत्य है। बाइसन के सींग बांधकर नृत्य होता है बाइसन के सींगों के साथ, ठीक है ना। और जैसे जैसे बाइसन घूमता फिरता है उसी तरीके से ये चलने फिरने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, यह स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, किसी एक के द्वारा नहीं कि खाली महिलाएं हों, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद बात किया जाए तो अलकाप। अलकाप आपका झारखंड का एक क्षेत्र है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल में भी है। इसका जो नृत्य का जो क्षेत्र है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, दोनों जगह पर ये किया जाता है। और ध्यान रखना, यह नृत्य नाटिका है, यानी कि नाचते हुए नाटक का आमंचन करना। एक प्रकार की झारखंड के राजमहल की पहाड़ियां हैं और पश्चिम बंगाल का राजशाही मुर्शिदाबाद का जो क्षेत्र है, मालदा का क्षेत्र है, वहां का ग्रामीण नृत्य है। और नृत्य करते हुए नाटक करते हैं, और नाटक करते हैं तो नेचुरल सी बात है, कम से कम 10 से 12 लोगों का समूह नृत्य करता है। 10 से 12 लोगों का समूह इसका नृत्य का आयोजन करता है, तब इसको कहते हैं नृत्य नाटिका, अलकाप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पुरानी, अब नाटक है तो नेचुरल सी बात है, किसी ना किसी पुरानी पौराणिक कहानियों का मंचन किया जाता है। इसमें पौराणिक कहानियों का क्या होता है, मंचन। एक तरीके से नाचते हुए पौराणिक कहानियों को कहना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिरहा। और बिरहा तो आप लोग जानते ही होंगे। बिरहा बेसिकली, बिरहा जो है, ये बिरहा लिखा हुआ है लेकिन ये बिहार की ही एक परंपरा है। बिरहा यानी विरह, विरह मीन्स वियोग, वियोग मीन्स किसी अपने से विछोह की परंपरा। और ये ग्रामीण बिहार की एक मनोरंजन की परंपरा है। इसमें लोक नृत्य होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि महिलाओं के दर्द का चित्रण होता है, विरह का चित्रण। इसमें नृत्य के माध्यम से महिलाओं के विरह का चित्रण किया जाता है। एक प्रकार से उनको दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि महिलाएं अपने प्रेमी या अपने पति से दूर रह करके किस तरह परेशान हैं। और ध्यान रखना, इसमें मूलतः जो महिलाएं बनती हैं, महिलाएं पुरुष ही होते हैं, ठीक है ना। पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करके उनके विरह की बात को बताने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, बिरहा, विरह करते हुए एक तरीके से। अगला है पायक। पायक जो है, ये एक प्रकार की युद्ध नृत्य शैली है। युद्ध नृत्य शैली, आपने इतिहास में सुना होगा पाय का विद्रोह। पाय का विद्रोह यानी कि किसानों का, वहां के किसान भी पायक कहलाते हैं और युद्ध की शैली भी पायक कहलाती है, यानी कि युद्ध संबंधी लोक नृत्य है ये। पायक बेसिकली, ध्यान रखना, पायक क्या होता है, पायक होता है भाले की नोक को कहते हैं। भाले की जो नोक होती है उसको कहा जाता है पायक, यानी जिसके माध्यम से हम युद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार की युद्ध नृत्य शैली है जो उड़ीसा से संबंधित है। इसका मतलब भाले और ढाल के माध्यम से इसका नृत्य का आयोजन किया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से किससे होता है, भाले, और भाले के साथ में क्या होती है, ढाल, उसके साथ नृत्य होता है, नृत्य। क्लियर एवरीबॉडी। अगला है जाट जाटिन। ये एक प्रकार का, ये भी बिहार का ही नृत्य है। जाट जाटिन का मतलब पंजाब हरियाणा नहीं है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है।
जाट जाटिन का मतलब एक तरीके का एक कह सकते हैं नोक झोंक वाला नृत्य है। स्त्री पुरुष विवाहित जोड़े की नोक झोंक का नृत्य है, ठीक है ना। जो नवविवाहित स्त्री जोड़े होते हैं, स्त्री पुरुष के जोड़े, उनकी नोक झोंक वाला नृत्य है। नोक झोंक यानी कि एक दूसरे से छींटाकशी करना, एक दूसरे से हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ मनोरंजन करना, बस उस तरह की चीज है, यानी एक दूसरे को छेड़ना। और बिहार में भी स्पेशली ध्यान रखना, यह मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित है, मिथिला क्षेत्र में, ठीक है ना। एक ध्यान रखिएगा, एक अगला नृत्य है आपका झूमर। झूमर आपका एक नृत्य आपका झारखंड उड़ीसा का भी है, और दूसरा झूमर एक आपका पंजाब का भी है, ध्यान रखना। और दोनों फसल कटाई के नृत्य हैं, ये फसल कटाई के नृत्य हैं। और ध्यान रखना, एक झूमर आपका पंजाब का भी है, वहां भी प्रचलित है, ठीक है ना। आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है ये। आदिवासी नृत्य है ये, ध्यान रखना एवरीबॉडी। इसके दो रूप होते हैं, एक जननी झूमर यानी स्त्री का, और एक पुरुषों का, दोनों के द्वारा होते हैं। स्त्री झूमर होता है और दूसरा पुरुष झूमर होता है। ये रहा स्त्री और पुरुष, और मेलों में विशेष तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर एवरीबॉडी। अगला आ जाइए आप, डंडा यात्रा। उड़ीसा की है डंडा यात्रा। भारत की बहुत पुरानी लोक कला इसको माना जाता है, और यह ध्यान रखना बहुत पुरानी है, प्राचीन परंपरा है ये, प्राचीन परंपरा। यह नृत्य संगीत और नाटक का मिला जुला रूप है। ये नाटक का संयुक्त रूप है, ये तीनों का, नृत्य नाटक और संगीत का मिला जुला रूप। इसमें मूलतः ध्यान रखना, भगवान शिव की कहानियों को दर्शाया जाता है। प्रदर्शित की जाती है, ये रही, इनके प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से यह सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है, ठीक। अगला देखेंगे तो अगला है आपका बिहू। और बिहू तो जानते ही हैं, बिहू आपके कई सारे रूप हैं। असम का लोक नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखना, बिहू असम का एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। और सामूहिक नृत्य है तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं समूह में, गोल एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके गोल घूमते हुए। धूमधाम और उल्लास का पर्व मनाया जाता है। पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है ना। बहुत तेजी से इसमें नृत्य का आयोजन किया जाता है, तेज कदमों के साथ में। ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अगला है थांगटा। थांगटा ये परंपरा आपके मणिपुर की है, मणिपुर का है। और थांगटा जो है, ध्यान रखना, ये एक प्रकार की युद्ध नृत्य शैली है, युद्ध नृत्य शैली। और ये मैंने आपको एक जो चीज है उसमें मैंने बताने की कोशिश की कि हम आगे चल करके युद्ध कला के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें इसका चर्चा आती है। तो ये एक प्रकार की युद्ध कला की शैली है। और युद्ध कला की शैली है तो इसका मतलब है कि युद्ध कला है तो कुछ ना कुछ हथियारों का इस्तेमाल होगा। तो यह तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, साथ नृत्य एक प्रकार से, क्योंकि थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है भाला।
मूलतः, तो उससे ये आपका कंसेप्ट है। अगला है रांगमा। कौन सा है? रांगमा। रांगमा जो नृत्य शैली है वो आपके नागालैंड की है, इसको ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। और ये आपकी, ये भी युद्ध और आपके कहा जाए पारंपरिक नृत्य की शैली है, नागालैंड की युद्ध की भी है और पारंपरिक नृत्य की शैली भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें रंगीन वेशभूषा वो सब तो आपका चलता ही चलता है, क्योंकि आदिवासी लोग हैं मणिपुर में, नागालैंड में, तो नेचुरल सी बात है कि वो सब लोग रंगीन कपड़े जरूर पहनते ही पहनते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक इसमें छोटा सा है सिंधी छाम। ये कहाँ का है? सिंधी छाम जो नृत्य है ये आपका सिक्किम का है, और ये भी एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। मुखौटा नृत्य यानी कि मुंह के ऊपर एक विशेष प्रकार का मुखौटा पहन करके इसको किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा जो आपकी, कंचनजंगा जो आपकी चोटी है हिमालय की, उसको ये लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इस नृत्य में क्या करते हैं? उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। कंचनजंगा को श्रद्धांजलि देते हैं। रोएदार वस्त्र पहनते हैं, चूंकि ठंडा प्रदेश है, ठंडा क्षेत्र है, तो बालों वाले होते हुए उस रोएदार वस्त्र पहनते हैं जो बर्फ के शेर का प्रतीक माना जाता है, सफेद। अगला है कुम्मी या तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र। कुम्मी वहां का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये आपका महिलाओं का लोक नृत्य है, महिलाओं का है। तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। खास बात क्या है कि यह बिना संगीत के होता है, बिना संगीत के होता है कुम्मी नृत्य, यानी कि संगीत की उपस्थिति नहीं होती। और कहोगे कि संगीत नहीं होता, तो केवल ताली का उपयोग किया जाता है, ताली बजा करके इसका नृत्य होता है केवल, यानी कि तालियों के माध्यम से ही, यानी कि एक लय में बहुत सारी ताली बजाई जाती है, उसी के साथ नृत्य किया जाता है, यानी लयबद्ध ताली बजा करके इसका नृत्य किया जाता है। और विशेष तौर पर कब होता है? ध्यान रखना, विशेष तौर पर पोंगल के समय, पोंगल के समय विशेष रूप से, जो दक्षिण भारत का एक विशेष पर्व माना जाता है, उस समय इसका किया जाता है। एक है मलयट्टम। अट्टम का मतलब होता है मलयट्टम, मलयट्टम, अट्टम का मतलब होता है नृत्य। मलई अट्टम यानी कि मलई नृत्य, यानी कि केरल और तमिलनाडु का भी एक ये दूसरा नृत्य है मलयट्टम। और ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें युवा लड़कियों के द्वारा ये किया जाता है। युवा लड़कियों के माध्यम से होता है एक। दूसरा, इसमें खास बात यह होती है कि इसमें एक विशेष प्रकार का मुखौटा पहना जाता है, विशेष हेड गियर पहनते हैं, हेड गियर पहनते हैं, यानी कि सर के ऊपर एक विशेष प्रकार का एक क्या पहना जाता है, टोपी या उसकी तरह की लगाई जाती है, जो मूलतः किसकी होती है? मोर की। इसीलिए इसको मोर नृत्य भी कहते हैं। कलयट्टम बैल का, कराडी अट्टम भालू का, आली अट्टम दानव का, तमाम तरह के ये रूप इसमें होते हैं। ठीक है ना। मोर का जब पहनते हैं तो उसे मयूर नृत्य कहते हैं, अन्यथा आप ऊपर का जो पोर्शन है सर को ढकने वाला, वो आप किसी बैल का या भालू का या किसी दानव का भी पहन सकते हो, और जैसा पहनोगे वैसा ही नृत्य आपका चलता है। अगर आप चाहें तो पप्पू अट्टम भी पहन सकते हैं। कौन सा? पंपू अट्टम,
कर भी सकते हैं। पंपू मतलब सांप, ध्यान रखना। तो पंपू मतलब सांप, आली मतलब दानव, कराडी मतलब भालू, तलई मतलब बैल। तो किसी भी जानवर का ऊपर का जो सर का मुखौटा है वो पहन सकते हैं, और उसी तरह का यह नृत्य कहलाएगा। ठीक है ना। एक है बुर्र कथा, आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना, बुर्रा कथा। इसी को हम जंगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगम भी कहते हैं। जंगम कथा, बुर्रा कथा या जंगम कथा भी कहते हैं। इसमें पुराणों की कहानियों का प्रदर्शन होता है। पुराणों की कहानियों का क्या होता है? प्रदर्शन। यानी पुराणों में प्रचलित विभिन्न प्रकार के जो राजा महाराजा थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों के जीवन से संबंधित कहानियों का मंचन किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यह किया जाता है। एक है बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू भी आपके आंध्र प्रदेश का ही है। बुट्टा बोमालू यह क्या होता है? आंध्र प्रदेश का भी एक नृत्य है। यह भी आपका ध्यान रखिएगा, जो माना जाता है गोदावरी के जिले में। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें भी मुखौटा पहन करके नृत्य होता है। मुखौटा पहनकर नृत्य होता है, यानी कि सर के ऊपर विशेष प्रकार का मुखौटा पहन लेते हैं खिलौनों का। जैसा चाहो फिर इसका चलता रहता है, जिसका मुखौटा पहनना चाहो उसको कर सकते हैं। बुट्टा बोमालू यानी कि टोकरी के खिलौने। अब जो खिलौने जो हो सकते हैं वो सब इसमें रहते ही रहते हैं। अगला है कई कोट्टकली। कई कोट्टकली केरल का, ये रहा कई कोट्टकली। ये केरल का लोकप्रिय मंदिर नृत्य है। ये मंदिर नृत्य है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एवरीबॉडी, जो विशेषता बता रहा हूं उतने नोट कर लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, एक जगह कंपाइल करके सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना एवरीबॉडी। और ध्यान रखना, मंदिर नृत्य है, फसल की समृद्धि के लिए किया जाता है। फसल की समृद्धि के लिए, यानी कि फसल को और अच्छा बनाने के लिए इसको किया जाता है। ध्यान है कि भाई फसल अच्छी हो, सारी चीजें हो। ओके, ध्यान रखिएगा, फसल की समृद्धि के लिए किया जाता है एवरीबॉडी। और किस समय होता है? यह होता है ओणम के समय, विशेष तौर पर ओणम के समय। विशेष रूप से ओणम के उत्सव के समय इसको किया जाता है। और ध्यान रखना, यह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला है पदयानी। नाम आपको थोड़े से अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इनको अगर आप सीक्वेंस में पढ़ लेंगे तो आराम से सारा काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह भी एक प्रकार का मंदिरों से संबंधित नृत्य ही है। यह भी मंदिरों में ही किया जाता है आपके केरल में। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि यह एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। एक प्रकार का युद्ध नृत्य, ऊपर वाला फसल संबंधित नृत्य है, नीचे वाला युद्ध नृत्य है। यानी कि एक प्रकार के पैदल सैनिकों के रूप में नृत्य किया जाता है। में नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, इसमें नकली हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, सारी चीजें की जाती हैं, विशाल मुखौटे पहनते हैं, उसके बाद कथाओं को कहा जाता है। अगला है कोलकाली। ये केरल और लक्षद्वीप का फेमस नृत्य है। कोलकाली, इसको याद कर लीजिए, कोलकाली क्या है? कोलकाली आपका ये भी एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य यानी कि आपके इसमें क्या होता है?
लकड़ी के बने हुए हथियारों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के लिए, यानी अपनी कला को दर्शाते हैं। धीरे धीरे शुरू करते हैं और इसमें तेज गति से आगे बढ़ते चले जाते हैं। युद्ध के दृश्यों को दर्शाया जाता है इसमें, यह है, इसी को परिचाकली भी कहा जाता है। ओके, अगला है भूत आराधने। यह कर्नाटक के क्षेत्र का है, कर्नाटक के क्षेत्र में। अब आप लोग चाहें तो देखिए अपने अपने रजिस्टर में राज्य के हिसाब से आपके इसको कंपाइल कर लीजिए, या फिर आप जैसे बना हुआ है वैसे ही कंपाइल कर सकते हो, आपकी इच्छा है। राज्य का नाम डालिए और उसके नृत्य डाल दीजिए और उसके आगे उसकी विशेषता डाल दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। भूत आराधने, भूत आराधना यानी कि भूत की आराधना, यानी कि शैतान की पूजा, कर्नाटक का भूत की आराधना या शैतान की पूजा, पूजा इसे कहते हैं। भूत की आराधना या शैतान की पूजा इसे कहा जाता है, यानी कि शैतान की मूर्तियों को रख करके उसके बाद नृत्य किया जाता है इसमें। शैतान की मूर्ति रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक, अगला है पटाकुनीथा। यह भी कर्नाटक में है, मैसूर में। पटाकुनीथा कर्नाटक में मैसूर के क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना। पटाकुनीथा मैसूर के क्षेत्र में, कर्नाटक में। इसकी खास बात क्या है? यह पुरुषों का धार्मिक नृत्य है, पुरुषों का धार्मिक नृत्य है, ठीक है ना। यानी कि रंगीन रिबन से बांध करके, बांस के खंभों से जोड़ करके, बांस के जो खंभे होते हैं उनको जोड़ करके इसके माध्यम से इसको पूजा किया जाता है, उन्हें पूजा की जाती है। यानी कि पूरे बांस के खंभे को लिया, उसको रंगीन कपड़े से, रंगीन धागे से उसको पूरा लपेट दिया जाता है और उसके बाद उसकी पूजा करके उसका नृत्य किया जाता है। पटाकुनीथा यानी खंबे को पट्टे यानी कपड़े के माध्यम से बांध करके, ठीक है ना। अगला है चकियार कुत्थू, केरल का चकियार कुत्थू। ठीक है ना, चकियार कुत्थू केरल। यह भी वहां का एक नृत्य है, एकल नृत्य है ये, यानी कि एक प्रकार का एकल नृत्य, एकल, ध्यान रखना। और ये कैसे होता है? इसमें एकल रूप से होता है, सांप के रूप में नृत्य किया जाता है, सांप के रूप में। यानी एक व्यक्ति अपने आप को इस तरह से बना लेता है जैसे कि वो सांप हो, ठीक है ना। और उसके बाद इसको आयोजित किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला है कर्मा नाच, पूर्वी भारत, छोटा नागपुर पठार, यानी कि झारखंड, वारखंड और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है उस साइड में कर्मा नाच वहां की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जनजातीय नृत्य है ये रहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे राउत नाच, छत्तीसगढ़। राउत नाच की खास बात क्या है? राउत नाच कुछ भी नहीं है, ये दिवाली के समय में छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। दिवाली के समय यादव समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है। दुमहल, दुमहल जो है आपके जम्मू कश्मीर का नृत्य है, बट्ठल समुदाय द्वारा किया जाता है। एक समुदाय है बट्ठल समुदाय,
उसके द्वारा इसका नृत्य क्या आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, शंक्वाकार यानी कि नुकीली टोपी पहनी जाती है, नुकीली टोपी पहनकर नृत्य किया जाता है। यानी कि ऊपर जैसे जादूगर टाइप के या लंबी लंबी नोक जैसे पहनते ना, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी जो होती है, उस तरह की वेशभूषा में किया जाता है। फुगदी, ये गोवा के कोंकण क्षेत्र का नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। चेराव, ये मिजोरम का नृत्य है, चेराव जो है, ध्यान रखना, और ये बांस की छड़ियों के माध्यम से किया जाता है, बांस की छड़ियों द्वारा नृत्य किया जाता है उसके उपयोग करके। और अगला है दलखाई। दलखाई उड़ीसा का है और आपके दशहरे के समय इसका उपयोग करते हैं, दशहरा के समय इसका नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, उस तरह की जो देवी देवताओं की जो कहानियां होती हैं उनका निरूपण भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सभी लोक नृत्य के बारे में मैंने आपको दो दो लाइन, एक एक लाइन जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सभी आपको बता दी है। इतना आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हो, स्टेट पीसीएस में हो, आईएएस में हो या किसी भी एग्जाम में हो, आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, मुझे यहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये रहा। और लेकिन आप MK लाइव कोड लगाना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करें और अपने आप को सफल बनाएं, तो MK लाइव कोड यूज करके आप डिस्काउंट भी पाइए, मेरे साथ जुड़िए और अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हैं, सफल रूप में, वो मैं आपको जरूर साथ दूंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।